हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, रेजोनेंस नीट डिवीजन कोटा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम क्या पढ़ रहे थे, वर्नर थ्योरी। ठीक है, जहाँ पे हमें ये पता चला कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बेसिस पे वर्नर ने क्या किया था, इनको डिवाइड किया था। ठीक है सर, ये तो पता लग गया था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग दो चीजें बताई थी उसने, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, और इसी पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, एक बार जरा रिपीट करो सर। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। ठीक है, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर ही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये नॉन आयनाइजेबल होता है। भाई मान लो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर कोई मेटल है और इस मेटल के साथ कौन लगा हुआ है, लिगेंड। यस और नो, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है एक्स। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, नॉन आयोजेनेबल ही रहेगा बेटा। लेकिन बात करें इसकी, तो हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से शो हो जाए, या यहाँ पे नेगेटिव लिखा उसकी वजह से शो हो जाए। और अगर इनको हम क्या करेंगे, आयनाइज करवाएंगे, तो ये अपने NO2 में नेगेटिव में चला जाएगा, ये के पॉजिटिव में, तो ये तो आयनाइजेबल हो सकती है। ठीक है जी सर, तो बस यही एक दो चीजें बताई थी आपको। बस ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो क्या होती है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इसके बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चन आए। मान लो क्वेश्चन आपको कोई एग्जांपल दे दिया, ये पूछ लिया कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, पूछ रहा है इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, इन चीजों में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। जरा बताइए कि हाँ सर 5 और 1 6 हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। प्राइमरी की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके अकॉर्डिंग +1 आ रहा है, होता नहीं है। इसको 4 कर लो, इसको 2 कर लो। अब ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी भी कितना ही रहेगा, 6। समझ में आई बात जी सर, ओके। चलिए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉरी भाई। तो आप रिमेंबर रखिए, प्राइमरी वैलेंसी मतलब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछ रहा है, कोई नई चीज नहीं पूछ रहा। सेकेंडरी वैलेंसी इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, कोई नई चीजें नहीं पूछ रहा। नई चीज पूछेगा भी कहां से, जब होते ही ये दो चीजें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, वार्नर थ्योरी पे। अब वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ और भी बताया था। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें भी बताई थी। अब वार्नर ने ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा उसको जब हम क्या करेंगे, किसी सोल्यूशन में डुबोएंगे, किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास क्या क्या आयन सेपरेट होंगे। बोले ठीक है, तो उसी की बेसिस पे हम देखते हैं कि कितने आयन सेपरेट होंगे। ठीक है, ओके ठीक है। और उन मान लो आपको ये पता ही होगा कि नंबर ऑफ आयंस अगर मैं बढ़ा दूं तो कंडक्टिविटी बता दो, बढ़ेगी कि कम होगी। नीचे की तरफ मान लो ये कोई सोल्यूशन है, इसमें कुछ आयंस है। ठीक है, कोई आयन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, हमने NaCl डाल दिया, अब Na+Cl है, और एक हमने बहुत ज्यादा Na+Cl डाल दिया, Na+Cl-Cl। जैसे जैसे आयंस बढ़ेंगे बेटा, इसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आयंस ही क्या करेंगे, करंट को आगे की तरफ लेके जाएंगे, करंट को आगे की तरफ लेके फ्लो करवाएंगे।
सो मैं ये कह सकता हूँ कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। हाँ, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस है? ये कौन बताएगा? वर्नर बताएंगे। और एक बार जब हमें ये पता चल गया कि इतने नंबर ऑफ आयंस हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा इसकी कंडक्टिविटी किससे ज्यादा होगी या किससे कम होगी। ठीक है, तो बस कुछ एक बेसिक से सवाल है जो वर्नर ने करवाए थे। लिखो वर्नर थ्योरी एक्सपेरिमेंट, इसमें ये लिख सकते हैं हम, वर्नर थ्योरी एक्सपेरिमेंट। चलिए मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, आपको ये बताना कि कितने आयंस देगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो चलिए लिखिए, फर्स्ट इज, पहले लिख लो, लिखना चाहो तो कुछ थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी के बारे में लिख लो। ठीक है, ठीक, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, या फिर नंबर ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो वैसे तो ये, ठीक है, ओके। कितने आयंस होंगे ये कौन बताएगा बेटा? वर्नर भाई साहब बताएंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल में आपको बताना है। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, एक नाम लिखूंगा कंपाउंड को, आपको उसको क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, CO6NH3 3Cl, ठीक है, 6NH3 CO.6NH3.Cl3, ठीक है, सेट नहीं हुआ भाई, COCl3.6NH3, अब ठीक है। चलिए सेकंड की बात करें हम, तो CO, ये फर्स्ट वन है भाई, ये सेकंड वन है, थर्ड, फोर्थ, देखते हैं फोर्थ होता है COCl, एक हटाएं या दो? एक हटा देते हैं, 5NH3 कर देते हैं एक बार, और फिर इसको सेम रखो, 4NH3, 4 3 7, एक बार और रखो इसको, 3NH3। चलिए सबसे पहले आपको इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, ओके सर। उसके बाद आपने ये बताना है कि कितने आयंस देगा ये, ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या बताना आपने? टोटल नंबर ऑफ, उसके बाद की बात है, चलो एक बार इतना बताओ, ठीक है, टोटल आयंस, ठीक है। चलो फटाफट, चलो मैं बता देता हूँ पहला। सबसे पहले ये देखो, अगर NH3 के ऊपर चार्ज देखा जाए तो 0 होता है, जी सर। Cl के ऊपर -1, 3 Cl है तो माइनस का 3, आगे जाके प्लस का 3। CO+3 में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सर? 6। तो सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि वर्नर ने लिखवाया था, वर्नर थ्योरी में लास्ट लेक्चर में मैंने लिखवाए थे बहुत सारे वो लिखवाए थे, मेटल लिखवाए थे जिसके ऊपर चार्ज लिखवाया था, बताया था कि ये जब इतने चार्ज में होगा तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है, इतने ऑक्सीडेशन में होगा तो ये होगा। चल दोनों लिखवाए थे मैंने, वहां पे ये बताया था कि जब इतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कि जब इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं लिख देता हूं सबसे पहले CO। देखो सबसे इसमें अच्छे डिसीजन वाली बात ये है कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि Cl3 और NH3 में से कौन यहाँ पे पहले जाएगा।
अब आपको ये तो पता चलेगा कि कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेने हैं, कि सर 6 ही लेने हैं, तो 6 के 6 मैं NH3 ले लूं या 3 Cl3 3 NH3 लूं? मैक्सिमम तो यही हो सकता है, या तो सारे के सारे NH3। आप बताओ किसके साथ जाओगे? मैंने NH3 लिया, मैंने NH3 ही क्यों लिया? हाँ बताना पड़ेगा भाई, NH3 ही क्यों लिया। क्या लिखवाया था कि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो या तो कैटायन होगा, ठीक है सर, या न्यूट्रल स्पीशीज होगा। एनायन जो होगा वो प्राइमरी वैलेंसी के लिए होगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है, इसलिए यहाँ पे। दूसरे की बात करें तो पहले तो इससे ही फिल कर देते हैं, 5 के 5, एक बच गया तो एक अंदर आ जाएगा कि सर अब की बार ये ऐसे कैसे कर दिया। उसने साफ साफ मेंशन है, सबसे पहले पॉजिटिव देखना है फिर न्यूट्रल देखना है। कई बार एनायन भी यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कितने चाहिए, कम से कम 6 तो चाहिए ही चाहिए बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके कितना चाहिए हमें? 6 चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। Cl2, अब ठीक है चारों के चारों NH3, 2 की कमी रहेगी तो 2 Cl ले लिए। नेक्स्ट में सर 3 के 3 NH3, 3 3 के Cl, बाहर कुछ नहीं, ठीक है। अब चलो इसके हम आयंस काउंट करते हैं, ठीक है। अब कौन बताएगा आयंस कैसे काउंट करने हैं? फटाफट देखो किसके कितने आयंस होंगे, किसके कितने आयंस होंगे। पहले में बताओ, जब हम इसको आयन में ब्रेक करेंगे तो बताइए कि ऐसे ब्रेक होगा कि नहीं होगा? सॉरी, ये देखो ऐसे ब्रेक होगा भाई। 3 क्लोरीन यहां से हट जाएंगे, वो हट गए, 3 नेगेटिव चार्ज हट गया तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे के ऊपर बात करें तो प्लस का 2, ठीक है, ओके, +2 किलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो सर जी प्लस का 1 +1 क्लोरीन, और इसमें सिर्फ यही रहेगा कि सर ये देखो +3 आ गया, इसकी तो डायरेक्ट ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीडेशन चेंज आ गया, चेंज नहीं हुआ बेटा। अगर ये हटा दोगे 2 क्लोरीन तो ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर +2 चार्ज है, 1 क्लोरीन के ऊपर -1, ये आगे जाके +3 में कन्वर्ट हो, इस क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है? -1, और ये -1 आगे जाके किसका? सर +1 का, और पहले से कितने आगे? +2, तो +3। इसमें भी ऐसे ही +1 ये रहा, ये 2 आगे जाके प्लस के तो +3, 0 इसके ऊपर, ये आगे जाके +3, ठीक है। बताओ कितने आयंस हुए टोटल? अब बचते कई बार गलतियां करते थे, क्या कि सर इसी को आयंस में काउंट करते हैं। आयन तो बेटा ये दोनों ही है, इसीलिए मैंने चार्ज के साथ लिखा है। ओके, पहले में कितने आयन है टोटल? चलो आप ऐसे यहीं पे लिखो, पहले में कितने आयन है भाई? बताओ सर, 3 तो क्लोरीन है और एक हमारा कॉम्प्लेक्स है, कितने हो गए टोटल बेटा? 4। सर 2 क्लोरीन है, एक ये है, 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, यहाँ पे एक ही है सर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। अब मेरे पास मुझे पता लग गया सर कि 4 तो क्या है टोटल आयन है, जिसमें 3 क्लोरीन है। मैं आपको बोलूं कि इसकी आपको AgCl के साथ रिएक्शन, नहीं सॉरी, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा रही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl when react with excess of AgNO3, ये और बता दो बस। नंबर ऑफ, यहाँ पे ऑफ है बेटा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl व्हेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ AgNO3। जब ये वाले भाई साहब एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कितने AgCl फॉर्म होंगे, ये बताना है। चलो इधर देखो, हमारे पास AgNO3 है, एक्सेस में है, जितना चाहे उतना भरपूर मात्रा में। सर ये हो गया AgNO3। अब यहां से जो आयंस ब्रेक हुए हैं बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, तो आप चाहो तो आयंस में 0 लिख सकते हो, लेकिन अपने आप में एक तो क्या रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो इसको 0 नहीं लिख सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं AgNO3 की। अब मेरे पास Ag प्लस कितना है, एक्सिस में है, NO माइनस NO3 प्लस कितना है, NO3 माइनस कितना है बेटा, ये भी एक्सिस में से। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास 3 क्लोरीन के आयन है, नेगेटिव वाले, यस और नो, और ये भाई साहब प्लस के हैं, प्लस और माइनस अटैच होके क्या बनाएंगे, AgCl। कितने क्लोरीन है, 3। Ag कितने, Ag तो भरपूर है, हद से ज्यादा है, तो क्या होगा कि सारे के सारे Ag रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो सारे के सारे Ag से क्या बनेगा, Cl। लेकिन हम कितना Ag यूज कर पाएंगे, सिर्फ 3 मोल। कि सर 3 ही Ag क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास बेटा क्लोरीन लिमिटेड है, 3 क्लोरीन है तो 3 यूज कर लिया, 4 होते तो 4 कर लेते, क्योंकि एक क्लोरीन के लिए एक AgCl सफिशिएंट, ठीक है। और यही पूछा है, तो यहाँ पे कितने Cl है, 3 Cl, 3 Cl से कितने मोल बनेंगे, 3 मोल ऑफ AgCl। यहाँ पे कितने क्लोरीन है भाई, कितने क्लोरीन है, सर 2 ही क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन है तो कितने मोल बनेंगे, 2 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। सर एक ही है तो 1 मोल ऑफ AgCl। अब AgCl तो है हमारे पास, AgNO3 तो, लेकिन Cl नहीं है रिएक्शन करने के लिए, तो 0 मोल ऑफ AgCl, बस इतना ही तो है, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं बेटा इस टेक्निक पे। कौन सी टेक्निक पे, रिएक्शन वाली पे क्वेश्चन आते हैं। आपको सबसे पहले तो इसको पता होना चाहिए लिखते कैसे, ये आपको दे दिया। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं कि इसको सर 4 ही लिगेंड ले लिए, कई बार किसी ने 5 लिगेंड ले लिए। कितने लिगेंड लेने बेटा, 6। सर कैसे पता चला, तो लिखवा रखे हैं, बस उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अब तो इतना याद नहीं रख सकते। वर्नर थ्योरी में कुछ मेटल बताए गए वर्नर के द्वारा, जिसमें हमें ये पता चला कि इतने कोऑर्डिनेशन ही करेंगे और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे। इतने कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, अदरवाइज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखो, फिर हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, फिर हमें उस कॉम्प्लेक्स को आयन में ब्रेक करना, फिर उन आयंस के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कितने मोल समथिंग बनेंगे। अगर AgNO3 ले लिया तो AgCl, कुछ और लेते तो कुछ और बन जाता। सॉरी भाई, जुकाम की सी शिकायत हो रखी है, छींक आ नहीं रही, कोशिश ये है कि छींक आ जाए, आके चली जा रही है वापस, पता नहीं क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी में आपसे ये भी पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। चलिए बताइए, जितने ज्यादा आयन्स होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। सबसे ज्यादा आयन सर फर्स्ट में, फिर सर सेकंड में, फिर थर्ड में, सर फिर फोर्थ में। जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी विल बी दिस। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये वर्नर थ्योरी का एक्सपेरिमेंट था, उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया बेटा, पहले तो आयंस निकालने सिखाए हमें कि कॉम्प्लेक्स अपना अलग रहेगा, उसके साथ पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता इनके साथ पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव इधर आ जाता,
ये लो जी, जब इसको आप आयन में ब्रेक करोगे तो 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, अब ये 4K पॉजिटिव है, ये रिएक्शन कर सकता है Cl Br, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आगे। ठीक है, तो उसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा, 4 मोल ऑफ KCl देगा, 4 मोल ऑफ KBr दे देगा, जो भी आप यूज करोगे उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आई बात? जी सर बिल्कुल। चले, मैं एग्जाम्पल क्या है, कुछ भी लिख लो ऐसे ही। ठीक है, और इसमें SO4 लिख लो प्लस AgNO3 लिख लो, BaCl2 लिख लो। ठीक, बताओ जरा क्या फॉर्म होगा। सही है, क्या फॉर्म होगा सर? ये AgBr और ये BaSO4, बिना देखे बता देना ना, इनको ब्रेक करना, क्योंकि हमें पता है जब ये ब्रेक होगा तो ये वाला भाई साहब अपने आप में ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन बाहर जाएगा? Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? Ag पॉजिटिव के साथ। SO4 2 नेगेटिव है, किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? Ba+2 के साथ, एज इट इज जोड़ी बन जाएगी BaSO। समझ में आई बात? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपने ऐसे ही करने, किसी को डाउट हो तो बोलो। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है जी सर, वर्नर थ्योरी कंप्लीट। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। कहीं तो आया हुआ था यार, ये देखा देखा सा लग रहा है। ये बेटा जेई में आया हुआ शायद, क्रोमियम था, H2O। एक सेकंड रुकना। कॉम्प्लेक्स तो सही है। चलिए, मतलब यही था, मतलब मुद्दा ये है कि इसके साथ वाटर नहीं रखा था। एंड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये पूछ रहा था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें, देन हाउ मेनी मास will be less or increases। ठीक है, उसमें शायद डिक्रीज आया हुआ था कि जब हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे तो इसका कितना मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, चलो आप करो भाई, अपना करो, इधर देखने की जरूरत नहीं है। हो गया, चलिए देखिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता क्या है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चे सोच रहे हैं कि सर HCl भी बाहर निकल जाए। बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए यूज करते हैं? डिहाइड्रेट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब होता है कि H2SO4 किसी के साथ रिएक्शन ना करके उसके अंदर जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है, जो पानी की कुछ बूंदे होती हैं, उनको क्या कर लेता है? सोख लेता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बहुत सारी रिएक्शंस में यूज किया जाता है, स्पेशली मेटल एनर्जी में। जब आप करोगे, मान लो आपको कोई चीज बनानी, उसके अंदर मॉइस्चर रह गया, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करो कंसंट्रेटेड H2SO4, उसके मॉइस्चर को वो क्या कर देगा बेटा? सुखा देगा।
दैट्स इट। तो इसके भी मॉइस्चर को क्या कर देगा, कम कर देगा। बदले में हमें क्या मिलेगा, ठीक है, क्या कम हुआ, 2 मोल ऑफ H2 इक्वल्स टू 1 मोल H2 में कितना वेट सर, 18 इंटू 2 36 ग्राम। कम हुआ कि ज्यादा, जो लेस या फिर लॉस ऑफ 36 ग्राम वाटर। 36 ग्राम वाटर का क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, बस ये सोचने की बात थी। और ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन में ऐसी कोई नई चीज नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई मिलता है तो। क्वेश्चन तो अच्छा है भाई, चलो देखते हैं। लिखा है COCl3 डॉट 6H2O। ठीक है जी सर, ठीक है। लिखा है शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड कंटेन 3 आयंस। ठीक है, ओके रिपोर्ट भैया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शोज एंड हैव 3 आयंस। कितने आयन बेटा, कि सर जी 3 आयन। ठीक है ये, ठीक है। अब 3 आयन है भैया इसके पास, तो आपको ये बताना है कि इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा पहले तो। ठीक है, उसके बाद ये अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद AgNO3, तो कितने मोल AgCl फॉर्म होगा। अब देखो बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल सही बात है, COH2O6, कोई गलत बात नहीं इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई गलत बात नहीं है अगर आप ऐसा लिख के आते हो, बस एक चीज को छोड़ के कि सर क्या, इन्होंने बोला है कि टोटल आयन कितने हैं बेटा, सर 3 है। अब आप इसको ब्रेक करो, आपके आयन कितने फॉर्म होंगे, 3Cl नेगेटिव। कितने आयन फॉर्म हो गए सर, 4 हो गए। बताओ हमें कितने फॉर्म करने थे, 3। चलिए अब आप इसको दोबारा से लिखिए। ये हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, एक क्लोरीन अंदर, Cl2 डॉट H2। देखो इस H2O का मतलब क्या होता है, ये मॉइस्चर है। मॉइस्चर का मतलब इस साल्ट के अंदर थोड़ी सी नमी है। जैसे कि आपने NaCl देखा होगा, अपने घर पे होता है कि नहीं होता NaCl। कई बार हो सकता है कि जब आप दुकान से नया NaCl लेके आओ बाजार से, उसमें देखो थोड़ी सी नमी लगती है आपको, थोड़ी सी नमी। ऐसे नहीं होता गीला गीला सा नमक हो रखा है, क्या है, कई बार बोलते हैं सील लगी हुई है, कुछ अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। उसे 2 बेनिफिट होते हैं। दुकानदार क्या करता है, जब नमक गीला होता है उसी टाइम इसको बेचने की कोशिश करता है थोड़ी सी नमी, क्योंकि इसका वेट है ज्यादा। ठीक है, ये बेनिफिट होता है। उस मॉइस्चर को कंप्लीटली सुखाते नहीं है, मॉइस्चर के साथ ही
बेच देते हैं, घर पे आके सूख जाता है, आप 1 किलो लेके आओ, वो 900 ग्राम हो जाएगा थोड़े दिन बाद, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये तो मार्केट की टेक्निक। अब देखो H2O का मतलब इस साल्ट के अंदर थोड़ी सी नमी है, आयन नहीं है। अब इसको ब्रेक करोगे तो 2Cl नेगेटिव प्लस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जब इसको हम क्या करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में H2O क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कितने आयन है सर, 3। अब ये सही है, और 3 आयंस में से सिर्फ और सिर्फ 2 आयंस किसके लिए यूज होंगे, AgNO3 के साथ, और क्या बनाएंगे 2AgCl। तो जिसको बस यही लिखना आ गया था उसको आगे का पता ही था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है, 3 आयन बनेंगे, बस इतना ही आया हुआ था। या आगे बस ऐसे लिख दिया जिस NO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा। तो समझ में आई बात जी सर। तो आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बात करते हैं लिमिटेशन। हम कोई थ्योरी पढ़े और उसकी लिमिटेशन ना हो, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है भाई साइंस में तो। ठीक है, लोग बैठे ही इसलिए गलतियां निकालने के लिए, समाधान कोई नहीं देगा, गलतियां सब निकालेंगे। ठीक है, और यही लाइफ पे भी लागू होता है। आपकी गलतियां बेटा सबको दिखेंगी, उसका समाधान कोई नहीं देगा। उसका समाधान कौन करेगा, आप खुद। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात ये थी, बस 2 ही लिमिटेशन है, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहली बात ये थी कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जो कोऑर्डिनेशन फॉर्म कर रहे थे, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जो कोऑर्डिनेशन फॉर्म नहीं भी कर रहे थे। तो कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बताया, किसने नहीं बताया, वर्नर ने। सेकंड कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, डेफिनेट है तो है। ठीक है, क्यों है इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, डेफिनेट ज्योमेट्री के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ठीक है, चलिए ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, व्हाई, किसी को नहीं बताया। किसने नहीं बताया, नहीं मतलब बता तो चला, लेकिन किसने नहीं बताया, वर्नर ने नहीं बताया। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। ओनली सम ऑफ, नहीं सॉरी, लिमिटेड लिख लो। मेटल भी छोड़ो, एलिमेंट लिखो। ओनली लिमिटेड एलिमेंट शो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओनली लिमिटेड एलिमेंट शो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फॉर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द डी और पी ब्लॉक के क्या करते हैं, शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री कैसी होती है सर, डेफिनेट होती है। इन दोनों ही चीजों के जवाब नहीं दिए। जवाब क्या है सर, डी ब्लॉक की वजह से है, थोड़ा बहुत आइडिया अब तो लग गया आपको, पहले दिन से बता रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी होगी, डेफिनेट। और डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे जो चीज होगी वो होगी बेटा हाइब्रिडाइजेशन। क्या यूज होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन आपको 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, वो एज इट इज यूज होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इतना लिख लिया। अब देखो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स साल्ट फॉर्म होते हैं, कुछ की रिएक्शन होती है,
ठीक है, तो एक दो ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं निकल के साथ, ठीक है। चलिए KCl की रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, एंड लिमिटेड के साथ करवाएं, ये एक्सेस में करो पहले। अगर मान लो आप रिएक्शन कर रहे हो NiCl2 की KCN के साथ, ठीक है, किसमें, एक्सेस में, तो बताओ क्या होगा, क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और वहीं दूसरी बात करें, Cl इसकी जगह कुछ और ले लो, Cl तो हो गया ना, KCN ये भी एक्सेस में ले लो, ठीक है, ओके। अब आगे बात करें तो इनका क्या कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा, ये आपने डिसाइड करना। चलिए फटाफट बताओ। निकिल जो होता है कितने कोऑर्डिनेशन, सर 4 के साथ रहता है, और किस में, सर +2 में। ठीक है, चलिए यहां हमने 2 KCl लिए बेटा, 2 KCl से कितने बन गए, 2 KCl, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे भी 2, 4 हो गए। लेकिन नेक्स्ट वाले की बात करें, अब बताओ इसमें भी यही बनेगा, अब ये कैसे बन गया, ठीक है, चलिए बताइए। देखो यहाँ पे हमने इसको एक्सेस में लिया था, तो CN तो हम जितने यूज कर सके उतने यूज, तो 4 CN यूज किए तो 4 के 4 CN नेगेटिव। अब CN तो यहाँ पे आ गए, 4 के में से 2 के यूज हो गए, कितने बच गए, 2 के पॉजिटिव बच गए। ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, Cl2 के साथ, तो KCl हो जाए, ठीक है, ओके। चल नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्नर थ्योरी में 2 चीजें याद रखनी है। जी सर बताइए क्या क्या याद रखना है। तो जो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने 2 चीजें बताई, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। चलिए सर प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सर ऑक्सीडेशन नंबर। सर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है सर। एक आयनाइजेबल है, एक नॉन आयनाइजेबल। उसी के बेसिस पे जब हम आयन में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आयन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ब्रेक होंगे। जितने आयंस ब्रेक होंगे आपको ध्यान रखना है कौन सा कॉम्प्लेक्स है कौन सा नॉन कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल वाला है वो आगे और रिएक्शन करेगा, जो कॉम्प्लेक्स वाला है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी कितनी, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनता है कि कितने मोल पीपीटी देगा आगे चल के, ठीक है। तो जो भी आपके ब्रैकेट में के बाहर जो बच जाता है आयनाइजेबल स्पेयर जो होता है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, फर्दर रिएक्शन में। तो आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो फिर देखो लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या थी, कोई खास लिमिटेशन नहीं थी, यही एक तो डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों रहती है, और एक ओनली लिमिटेड कंपाउंड विल बी शो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, VBT, इसको क्या बोलते हैं बेटा, VBT भी बोलते हैं। अब सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब ये बताओ उसमें कुछ ना कुछ कमी थी वार्नर में, कितनी कमी थी सर, 2। अब उन्हीं दोनों कमियों को किसने दूर किया, VBT ने, ठीक है सर। 2 ही कमियां थी तो 2, लेकिन इसके साथ साथ इसने अपने पोस्टुलेट भी दिए, कुछ अपनी राय भी बताई कि ऐसे रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब कोई नया आदमी कुछ नई चीज करके जाता है तो बेटा वो सुननी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें पता होना चाहिए वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या चाह रहा है, ठीक है, ओके। द फर्स्ट इज, इसने भी वही एक ही बात बोली, क्या बोली बताओ जरा,
कि सेंट्रल मेटल एटम है वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाता है किसके साथ, लिगेंड के साथ। ठीक है, तो ये बात तो बोलनी जरूरी थी। सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, इसको देगा लोन पेयर, करेगा बॉन्ड फॉर्म, बस। चलिए सेकंड बताइए सर, सेकंड किस पे बात कर रहे थे सर, ज्योमेट्री पे बात कर रहे थे, तो फिर ज्योमेट्री को क्या बताया इसने, बताओ जरा। बताओ, तो देखो इनका अपना अलग मानना था, अभी तक हम डिसाइड कर रहे थे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, बस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर वी कैन फाइंड आउट, क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर वी कैन फाइंड आउट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ओके सर जी। ज्योमेट्री हमें मिल गई, क्या कैसे मिली, उन्होंने बताया कि ज्योमेट्री तो होती है लेकिन परफेक्ट मतलब सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो डेफिनेट ज्योमेट्री शो करते हैं, क्यों करते हैं इसका रीजन नहीं बताया, इन भाई साहब ने बता दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, उसके बाद आपने ज्योमेट्री बतानी है। चलिए, चेंज कुछ भी नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 ऐसे ही चलना है, क्या 1 2 3 कर सकते हैं अपन, जी सर, देखते हैं क्या करेंगे सर। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भी हो सकता है, 2 4 4 में रुको एक सेकंड, पहले 2 ही लिखो। जब कभी भी 2 होते हैं तो क्या बनता है सर, एसपी। एसएस होता नहीं, पीपी होता नहीं, तो क्या होता है एसपी, और एसपी की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंट होता है बेटा, अभी बताते। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 हो तो sp3 हो सकता है, sp क्या होगा, लीनियर। ठीक है, sp3 क्या होता है सर, sp3 होता है टेट्राहेड्रल। ओके, sp3 क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल। चलिए, क्या ऐसा भी हो सकता है dsp2, क्या ऐसा हो सकता है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, ये डिसीजन आपका है। अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो क्या करेंगे, 5, एक बार 5 का भी लिख ही लो, sp3d2 का तो नाम सुना होगा। ठीक है सर, सुना है, sp3d, सॉरी sp3d2 नहीं, sp3d, 3 और 2 5। बताओ जरा क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वेरी गुड। ये आपको पता है ना dsp2 क्या है, इसी को मैं ये लिख सकता हूं dsp3, तो क्या होगा नंबर 6 sp3d2, और इसी को लिख सकता हूं d2 sp3। ये क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, और नीचे वाला क्या होगा ये आपने बताया। अब देखो आप सभी को पता है कि जितने नए क्या बनेंगे बेटा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। पहले में 2 ऑर्बिटल बने, ये लो जी, क्या बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी। दूसरे में 4 ऑर्बिटल है,
दोनों जगह। अब 4 ऑर्बिटल से जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे भी फॉर्म हो सकती है। देखो जरा, कौन सी फॉर्म है सर? टेट्राहेड्रल। कौन सी फॉर्म बेटा? टेट्राहेड्रल। 4 से है ना, तो क्या 4 से ये नहीं बन सकती क्या? स्क्वायर प्लेनर। देखो जरा, स्क्वायर प्लेनर कितने? 4। ये सेंट्रल मेटल एटम है, 1 2 3 4। ये हमारा सेंटर, ये हमारा सेंट्रल 1 2 3 4। इसको हमने जोड़ा, इसको भी हमने जोड़ा, अदरवाइज ये ऐसा होता है बस। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? DsP2। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। इन सभी के हम क्या बना देते हैं, एक बार स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो इसको क्या बोलूं मैं? स्क्वायर प्लेनर। प्लेनर का मतलब प्लेन में है। ठीक है, अब आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए बतानी है और ऑक्टाहेड्रल के लिए बतानी है। चलिए जी बताइए। ये 2 शो करता है, ये भी 2 शो करेगा, ये भी यहाँ पे 2 शो करेंगे। और 2 क्यों शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखने वाली बात है। अगर ये एक ही शो कर रहा होता तो लास्ट ईयर आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिए जाते। ये अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टी के साथ बात करते हैं। बताइए जरा। देखो sp2 dsp2 क्या होता है? dsp2 क्या होता है बेटा? सर स्क्वायर प्लेनर। इसी स्क्वायर प्लेनर पे हम एक ऐसे लगा दें, या इधर भी लग सकता है, इधर लग सकता है, किधर भी लगा दो, एक ही बॉन्ड और बनाना है, यानी कि p3 हो जाएगा एक ऑर्बिटल। बताओ इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर तो है लेकिन एक और लग गया, बताओ क्या बोलेंगे? हाँ सीधी सी बात है, स्क्वायर पिरामिडल। चलिए लास्ट की बात करते हैं, पिरामिडल के। ऑक्टाहेड्रल, ये भैया ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, इसका कोई चेंजेस नहीं। ऑक्टाहेड्रल मस्ट ऑक्टाहेड्रल, इन दोनों में चेंजमेंट रहेगा। ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, चलिए ज्योमेट्री बना के दिखा देते हैं आपको एक बार सारी, ताकि दिमाग मेरे आगे फिर आएंगी, ऐसी बात है नहीं। सबसे पहले कौन सी? सर लीनियर। लीनियर कैसी होती है बेटा बताओ? सर कैसी ही नहीं होती लीनियर, तो एक S और एक P, 2 है, 2 से क्या बनेगा बेटा? लीनियर हो गई, सीधी सी बात है। sp3 कितने हैं? सर 4। 4 का मतलब पहले टेट्राहेड्रल में देखो। ठीक है, ओके। टेट्राहेड्रल में आपने क्या करना है? क्या हो गया भैया? अच्छा इससे होगा क्या? ये हम टेट्राहेड्रल लेके चले, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल की हमें क्या बनानी बेटा? शेप। तो देखो टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ऐसा, ये यहाँ पे मिले हुए होते हैं, ठीक है, और ये पीछे की साइड भी मिला हुआ होता है। ये देखिए ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये क्या है? टेट्राहेड्रल, ठीक है सर, लिख देते हैं, ओके। और अब हमारा क्या है? स्क्वायर प्लेनर।
ये बड़ा आसान है। सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ ऐसा कुछ, बस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए सर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल का मतलब ट्राइगोनल बना दो। ट्राइगोनल हो गया, ठीक है सर। बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल का मतलब होता है ऊपर भी पिरामिड बनेगा और नीचे भी पिरामिड बनेगा। ठीक है, अब इसको बनाना तो चलो इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। आसान बात नहीं है इसको बनाना, पर हम ट्राई करेंगे। ये लीजिए जी, ठीक है। अब इस ट्राइगोनल में होता क्या है, ये ट्राइगोनल है, मेरा हाथ है कि ट्राइगोनल, ये ऐसे और ये ऐसे मिला हुआ है। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे ले लो इसको, ये क्या है ट्राइगोनल, और ये प्लेन में। बाई पिरामिडल, दो पिरामिडल, यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूं, एक बॉन्ड इसके सेंटर से बाहर की तरफ आ जाए और एक बॉन्ड इसके सेंटर से पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ और ये बेटा इधर मेरी साइड, ये उस साइड ये इस साइड, मतलब एक ट्राइंगल है, इसके एक उधर एक इधर, ये ट्राइंगल है एक बाहर की साइड, इसको मैं अपवर्ड दिखा देता हूँ। तो बॉन्ड लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, बॉन्ड ही लगाओ। ठीक है, अभी लोन पेयर का चक्कर ना पाओ। और एक है सर नीचे की तरफ, समझ में आई बात? ठीक है सर, अब ये आपस में मिलेंगे, तो ये जो है ये ट्राइगोनल है, ये एक प्लेन में है, ये है, तो ये 1 2 एंड 3 कितने कॉर्नर से बेटा, तीनों कॉर्नर से। ऐसे, और ये भी सिमिलरली तीनों कॉर्नर से ही मिलेगा, ऐसे। ठीक है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, इसको बनाना मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर पिरामिडल की। स्क्वायर हमारे पास है ही, पिरामिडल का मतलब एक पिरामिड बने हुआ है इसके, एक क्या बना हुआ बेटा, पिरामिड। ये कैसा भी हो सकता है, दो पीछे की तरफ, ये देखो ये ऊपर निकले, ये स्क्वायर है, इसके ऊपर ये, और ये स्क्वायर के ऊपर ये वाला जो कॉर्नर है, ये कितने से कनेक्ट रहेगा बेटा, चारों से, 1 2 3। आपकी जो कॉपी है ना, कोई भी कॉपी है आपकी, उसके ऊपर ऐसे आप पेन रखो और इस पेन के इस कॉर्नर को कॉपी के चारों कॉर्नर से ऐड कर दो, बस वही ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने पीछे वाले दोनों ऐड कर दिए और ये मैं फ्रंट वाले ऐड कर देता हूं। ठीक है, बन गई बात। चलो जी, लीनियर, टेट्राहेड्रल, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड स्क्वायर बाई पिरामिडल। बात करें ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल तो बड़ा ही सिंपल है। इसी को आपने क्या करना है, 2 बार लिखना है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ एडिशन और एक है नीचे की तरफ एडिशन, फिर से वही कर दो, डिफरेंट पेन से शो कर देते हैं। ये पीछे की साइड और ये फ्रंट की साइड के बोन, 1 2। ठीक है, चलिए इधर वाले की बात करते हैं, ये आगे और 2 पीछे। ये लो, ठीक है, ये यहाँ से रेड वाले हैं, ये आगे वाले इनकी कॉर्नर की तरफ जुड़े हैं, इधर ये रेड वाले आगे वाले कॉर्नर की, ये ब्लू वाले पीछे की तरफ, ब्लू नहीं सॉरी ग्रीन वाले, ऐसे ये ग्रीन वाले। मतलब करना क्या है, आपने अपनी कॉपी लेनी, उसके चारों कॉर्नर है, एक पेन ऊपर रख दो, ये चारों कॉर्नर से ऐड कर दो, ऐसे ही एक पेन नीचे वाले सेंटर पे रख दो, वो भी इधर वाले चारों कॉर्नर से ऐड कर दो, वो आपकी कौन सी शेप हो गई बेटा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है,
यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। ये क्या है बेटा? डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ओके सर। तो हमारे पास दो पोस्टुलेट थी, पोस्टुलेट तो और भी है बेटा, दो और है अभी। सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड with a ligand. Second, according to coordination number we can find out geometry and hybridization. बिल्कुल, और ज्योमेट्री ऐसी होगी तो ये होगा। और ज्योमेट्री और शेप में बेटा डिफरेंस होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट होगी। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? कोई भी चीज का 3D डिजाइन, ठीक है, जिसमें सारी चीजें हम यूज कर सकें, कोई भी चीज का 3D डिजाइन। शेप क्या होती है? उसकी एक पर्टिकुलर शेप बन जाए, उसकी एक पर्टिकुलर शेप बन जाए, और उस शेप के लिए हमें कुछ चीजें हटानी पड़े तो हम हटा सकें। चलिए देखते कैसे। मान लो आपके पास क्या है कि 3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? कि 3, और एक लोन पेयर है। ठीक है, मान लो आपके पास आ गया sp3, आपने ये sp3 बनाया, बन गया sp3? जी सर बन गया। 3 तो बॉन्ड है, 1 2 3, और एक हमारे पास क्या है? लोन पेयर। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम हर एक पॉसिबिलिटी देखते हैं 3D डिजाइन में। ये हमने देखी, लोन पेयर को काउंट किया। ज्योमेट्री में हमेशा लोन पेयर को काउंट करना है। शेप की बात करें, चलिए शेप में हम क्या करते हैं सर? लोन पेयर को नेग्लेक्ट, लोन पेयर को कभी काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोन पेयर है भाई, उसने बॉन्ड थोड़ी बनाया है। ज्योमेट्री में तो यूज होगा, ज्योमेट्री में कहीं यूज होगा भाई, 3 बॉन्ड बना रखे हैं 1 2 3, और एक ऊपर लोन पेयर एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। लेकिन शेप जब देखेंगे हम, शेप में क्या होगा? लोन पेयर को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा। तो क्या हो जाएगा? ये देखो जी, ट्राइगोनल बन गया। वहां पे क्या था? टेट्राहेड्रल। ये क्या है? ट्राइगोनल। यानी कि sp3 ही है हमारे पास, लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री और शेप अलग होगी। अगर लोन पेयर ना होता तो तब तो बात बन जाती। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं बोल दूं आपके पास कि मेरे पास 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है सर। तो अब क्या करोगे? सिर्फ 2 बॉन्ड बनेंगे, और ये ऐसे बनेंगे। ये इसकी शेप है। कौन सी शेप बोलोगे? वी शेप या बैंड शेप? इसको बोलते हैं बैंड शेप या वी शेप। बैंड शेप और वी शेप। तो आपको हमेशा ये बात दिमाग में रखनी होगी अपने। कौन सी बात? कि सर जब भी हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, हम लोन पेयर को क्या लेके चलेंगे? काउंट करके चलेंगे। लेकिन जब भी हम किसकी बात करेंगे? शेप की, तो हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। लोन पेयर काउंट ओनली व्हेन ज्योमेट्री इज डिस्कस्ड। ठीक है, ओके। पोस्टुलेट नंबर 3। अब देखो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और उसके मान लो कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? कॉम्प्लेक्स। चलिए बताइए। अरे भाई सॉरी बेटा। यूज की जगह पार्टिसिपेट कर लो। खतरनाक चीज है। अगर ये पार्टिसिपेट करे तो हम इसको क्या बोलेंगे? देखो ये ND है और ये N-1D है। ये आउटर है तो ये क्या है?
इनर ऑर्बिटल है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये आउटर है तो ये क्या है बेटा, इनर ऑर्बिटल, तो इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके रिपोर्ट, जी सर बिल्कुल ओके। चलिए अब ये अगर इनर ऑर्बिटल है तो इसी को हम हमेशा याद रखना, इनर ऑर्बिटल जो होगा उसको हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, लो स्पिन। ठीक है, ओके सर जी, ये भी हो गया। और इसको क्या बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं बेटा स्पिन पेन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या फिर इसको हाइपो भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो, तो हाइपर लिगेंडन कॉम्प्लेक्स समटाइम्स। हाइपर लिगेटेड, एन हटा दो भाई, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स। आपको याद क्या रखना है, ये दो चीजें, इनको तो भूलना ही नहीं है। इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो क्या होगा, स्पिन होगा। कौन सा स्पिन होगा सर, लो स्पिन होगा। n-1d क्या है, अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स इन विच n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, अब बताओ जरा, n-d पार्टिसिपेट कौन सा है सर, आउटर है। अरे है कि नहीं है, लिखो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जी सर, सेकंड बताओ, लो स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। भाई अगर इनर यूज कर रहे हैं तो लो स्पिन है, और ठीक है तो आउटर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हाई स्पिन यूज हो जाएगा। ठीक है, ओके सर जी। उसके अलावा बताइए, इसमें स्पिन पेन होता है, स्पिन होगा ही होगा, और ये क्या होगा, स्पिन फ्री। जी सर, ये क्या है, हाइपर है, तो ये क्या है, हाइपो। कॉम्प्लेक्स LEX। ठीक है, एग्जाम्पल और लिख लो। चलिए एग्जाम्पल आप बताइए। देखो मैं पहले क्या यूज कर रहा हूं, लो स्पिन, सॉरी, और क्या कर रहा हूं, इनर स्पिन। जब भी इनर की यूज करेंगे तो डी पहले आए। ये सर कैसे, देखते जाओ आप, sp2 dsp3 d2sp3। अब देखो मान लो ये कोई ऑर्बिटल है, ये क्या है बेटा s, ये क्या है p, और ये क्या है d। आउटर मोस्ट कौन है सर, d है यहाँ पे, और ये यूज कर रहे हैं तो ये बाहर ही लिखा जाएगा SPD। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे D अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है S और P है, और ये वाला D यूज कर रहे हैं। ये कौन सा D होगा, n-1 होगा, होगा कि नहीं होगा। जब ये यूज करेंगे तो क्या बनेगा, DSP। एक बार क्या बनेगा बेटा SPD, और एक बार क्या बनेगा DSP। बस, तो ऊपर वाले में देखो पहले क्या डी यूज किया, इनर का मतलब इनर डी यूज किया तो डी पहले लिखा जाएगा, तो DSP2 DSP3 D2sp3, जिसमें डी पहले आ जाए। चलिए नेक्स्ट वाले में बताइए एग्जांपल, इसके आप बताने। हाँ डायरेक्ट लिख दो भाई, जो आपका मन करे। सर sp3 sp3d sp3d2, ठीक है, सही है। उल्लू के पट्टो ध्यान से तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा sp3, क्या कहीं पे लिखा है जिसमें n-1d ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, इनर, जिसमें n-d यूज होगा वो क्या होगा, आउटर, या फिर कॉम्प्लेक्स आउटर, या फिर हाई स्पिन। sp3 में d कहाँ यूज हो रहा है, कहीं हो रहा है क्या sp3 में d, ये नहीं है, इसका वर्जन यही है। देखो चार है, 3 और 1 4 ऑर्बिटल, तो 2 2 4 ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
sp3 का लेटेस्ट वर्जन है ये। वहां पे हम sp3 पढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, dsp2। पढ़े तो sp3 की भी ये, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा, sp2 dsp2। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। चलिए इसके बाद की बात करते हैं हम पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। यहीं पे लिख दे क्या, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये S है, ये S, ये P और ये क्या है बेटा सर D। वेल डन। अब मान लो कहीं पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर कहीं पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा, तो आपको ये बतानी है, ठीक है। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो बताओ जरा क्या करोगे आप। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑल पेयर्ड हो, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड रह गया तो क्या होगा, और सभी के सभी पेयर हो गए तो क्या होगा, बताइए जरा। सर एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, बताओ कौन सा डायमैग्नेटिक होता है, कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, सर अनपेयर हो, और डाया का मतलब पेयर। पैरामैग्नेटिक, दूसरे को सर डाया मैग्नेटिक। एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट, हम क्या निकालते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मैग्नेटिक मोमेंट किस में निकलेगा, डाया में या पैरा में, सर ये तो पैरा में निकलता है। सर पैरा में क्यों निकलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकलता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ओके सर। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे कैसे, जरा बताइए सर। इसको म्यू से डिनोट कर दे सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 2, किसमें, रूट में, और आगे bm। bm मतलब इसकी यूनिट जो लिखी होती है बोर मैग्नेट्रॉन। क्या यूनिट होती है, बोर मैग्नेट्रॉन। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बस। ठीक है, कहीं पे भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है तो वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है नेचर में। कहीं पे भी आपको पेयरिंग दिखाई देती है, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, तो वो क्या है, डायमैग्नेटिक। कहीं पे भी आपको क्या दिखाई दे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। डाया का मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0 हो जाएगा, एन की वैल्यू 0। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √8। यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 और 2 5 15, बस यही। ठीक है, ये कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। सेकंड कितना आएगा, 8, 3 तो 2 पॉइंट। ये कितना आएगा, 4 चौक 16 तो 3 पॉइंट। ठीक है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 से थोड़ा ज्यादा, 2 है तो 2 से ज्यादा, 3 है तो 3 से ज्यादा, 4 है तो 4 से ज्यादा। ठीक है, ऐसे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आई बात, ठीक। तो ये हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैलेंस बैंड थ्योरी की पोस्टुलेट। कॉम्प्लेक्स n-d यूज करेंगे, इनर होगा लो स्पिन होगा, आउटर होगा हाई स्पिन होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम आते हैं इसके अंदर कि सर पेयरिंग और नॉन पेयरिंग ये जो है, ये एक बार फॉर्मली समझा दी, होगी कैसे। देखो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगी और एक वीक लिगेंड होंगे, दोनों तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होगा ना बेटा, वो पेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग है यानी कि वो धक्का पुश करेगा। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये फुल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ गया तो ये इसको यहाँ से उठा के यहाँ भेज देगा, इतनी ताकत होती है उसके पास। तो ये एक बॉक्स और खाली हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग हो गई। अगर ये वीक होता तो ये भैया छेड़ता ही नहीं, बोला भाई पढ़ा रहा तू अपनी जगह मैं अपनी जगह,
तो एक बॉक्स खाली नहीं होता। तो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों क्या कर देते हैं, पूरी तरह से पासा पलट देते हैं चीज का। वीक कुछ करता नहीं है, स्ट्रॉन्ग छोड़ता नहीं है पेयरिंग करे बिना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, धक्का मारेगा भैया, जितना हो सके उतनी कम जगह में उनको बिठा देगा, खाली नहीं छोड़ेगा, कोई भी एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं छोड़ेगा, अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो ऐसे करके धक्का देगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, कम से कम 10 क्वेश्चन करवाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेयरिंग कैसे काम करेंगे, अनपेयरिंग, फिर उनकी शेप कैसे बनेगी, उनकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ठीक है। ये सभी एक ही साथ डिस्कस हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखा, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड दे दिया, आपको बताना कि वो लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो डी पहले आ जाता है तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, यहाँ लो स्पिन हो जाएगा, बाद में आता है तो हाई स्पिन हो जाएगा, इनर आउटर हो जाएगा, पता लग जाएगा सर, ठीक है। तो सारी चीजें धीरे धीरे पता लग जाएंगी एक ही एग्जाम्पल के अंदर। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपको मिल गया, आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, हो गई दो चीजें, ठीक है सर। फिर इसका क्या पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन, उस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आपको लो स्पिन या हाई स्पिन, इनर या आउटर बताना होगा, ठीक है। एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकल गया तो आप ज्योमेट्री बता सकते हो, बता सकते हो कि नहीं बता सकते। और ये पता लगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, तो उसके बेसिस पे आप पेयरिंग देख सकते हो। अगर वो पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है, अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 से 8 टर्म्स आपसे कुछ भी पूछ सकता है किसी एक कंपाउंड के बाद। तो सबसे पहले तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके बेटा एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना ही चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, ठीक है। और वेलनर थ्योरी पे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप वो सोल्व कीजिए, वनर थ्योरी पे कीजिए, ई एन रूल पे सोल्व कीजिए, ठीक है। उन पे भी काफी कुछ क्वेश्चन आते, ई एन रूल काफी अच्छा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी जल्दी निकले, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।